स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2। टाइटल बिना प्रतिबिंब की झील। सुबह सुबह समूह ने जियांग के लिए ट्रेन पकड़ी। आदर्श काफ़ी उत्साहित था क्योंकि यह उसका पहला टीचर बनने का मौका था, खासकर यह देखकर कि स्टूडेंट उसके प्रति कितना सम्मानपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। हालांकि उसने स्टूडेंट रहते हुए कभी अपने टीचरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया था, लेकिन जब ये गर्वित युवा स्टूडेंट उसके प्रति अत्यंत विनम्र थे तो उसे बेहद अच्छा लगा। हाँ, यही दर्द वाली जगह है, इसे और जोर से रगड़ो। आदर्श आरामदायक सीट पर झुक गया और सुंदर दिखने वाली लड़की को निर्देश दिया। क्या यही वो जगह है? सर, आपने बहुत ज़्यादा काम किया होगा, आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और ज़्यादा आराम करना चाहिए, लड़की ने गंभीरता से कहा। यह ठीक है, मैं अभी भी जवान और मजबूत हूँ। आप आर्या है ना? मुझे एक गिलास संतरे का जूस लाओ, बर्फ के साथ। आदर्श ने पीछे की ओर देखा और पुराने ज़माने के छात्र से कहा। जी सर। आर्या तुरंत डाइनिंग कोच की ओर दौड़ा। सुंदर युवक अनय के चेहरे पर नाखुशी थी। क्या उसके टीचर उन्हें बहुत ज़्यादा आदेश नहीं दे रहे थे? इसके अलावा उनके टीचर बेहद युवा थे। भले ही 30 के दशक में कुछ पुरुष अभी भी 20 के लगते हो, अगर वे अपनी त्वचा का अच्छी तरह ख्याल रखते हो। डीन गिरीश के अधीन अन्य टीचर पहले से ही अपने 40वें और 50वें दशक में थे। उनके अधीन स्टूडेंट्स के पास उत्कृष्टता के साथ ग्रेजुएट होने का बेहतर मौका था। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या उनके युवा टीचर को वास्तव में उन्हें हाई रैंक के साथ ग्रेजुएट करने का अधिकार था। अनय, मैं बता सकता हूँ, तुम एक घमंडी युवक हो जिसके लक्ष्य तो बेहद बड़े हैं, लेकिन तुम्हारी क्षमताएं बेहद कम हैं। तुम्हें अपने पैर ज़मीन पर ही रखने चाहिए, ना कि अपनी पहुंच से परे की चीज़ों तक पहुंचने चाहिए। एक ही छलांग में आसमान छूने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आदर्श ने अनय को सलाह देना शुरू कर दिया, उसके पास क्योंकि कुछ और करने को नहीं था। हाँ सर, मैं समझता हूँ। अनय ने अपने दिल में अप्रत्यय के बावजूद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। स्मारक को यह देखकर बेहद मज़ा आया कि आदर्श कितना बेशर्म था जब वह एक अनुभवी टीचर होने का दिखावा कर रहा था। क्या वह डीन गिरीश से बहस नहीं कर रहा था कि कुछ समय पहले तक उसका टीचर बनने का कोई इरादा नहीं था? अब उसे देखो, वह पूरी तरह से इसमें लिप्त था। जब समूह जियांग पहुंचा तो आदर्श ने नक्शा खोला। उसने पाया कि जियांग में कई नहरों को परियोजना के हिस्से के रूप में संशोधित किया गया था। हालांकि यह यहाँ से अलग नहीं लगा। वे केवल तभी देख सकते थे जब वे संशोधन कितने शानदार थे जब वे 500 मीटर नीचे से देख रहे थे। चलो चले, हम सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और जलमार्ग का अनुसरण करेंगे, यह देखने के लिए कि इसका बहना कहाँ रुका है, आदर्श ने छात्रों से कहा। सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद छात्र बेहद अलर्ट थे, आदर्श के विपरीत जो हाई स्कूल से ही डीमन प्राणियों से निपट रहा था। इन स्टूडेंट्स को वास्तव में जीवन और मृत्यु का ज़्यादा अनुभव नहीं था। सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना ही उन्हें घबराहट का अनुभव करा रहा था। यहाँ का जलमार्ग हमें बियान पर्वत तक ले जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसका वाटर सोर्स झील होनी चाहिए। सर, मैं कुछ जांच करने के लिए बियान पर्वत जाऊँगा। मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, इसलिए मैं इस क्षेत्र से काफ़ी परिचित हूँ, अनय ने बहादुरी से कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चले जाओगे? आदर्श ने पूछा। हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, अगर हमारे टीचर ही सारा काम कर रहे हैं तो हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? इसके अलावा हमें टीम में इसलिए रखा गया है क्योंकि हमसे टीचर की मदद करने की उम्मीद की जाती है। हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द यह पता लगाना है कि पानी का बहना क्यों बंद हो गया, अनय ने सख्ती से कहा। अनय की बातें सुनकर दूसरे छात्र तुरंत तिरस्कारपूर्ण भाव से देखने लगे। वो आदमी पहले तो अहंकार से पेश आ रहा था, लेकिन अब वह बेशर्मी से सलाहकार की चापलूसी कर रहा था। सर, मैं जूजिया नदी की जांच करूंगा। मैं निश्चित रूप से इसका कारण का पता लगाऊंगा कि इसका बहना क्यों बंद हो गया है, एक अन्य अभिमानी छात्र ने कहा। सर, मैं मिंग नदी की जिम्मेदारी संभालूंगा, आदर्श ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया जब उन्होंने देखा कि छात्र स्वेच्छा से काम बांटने के लिए तैयार है। उसे बेहद अच्छा लगता था जब उसके लिए कोई काम करते थे। उसे ऐसा लगता था कि उसे अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। आदर्श ने कहा, अलर्ट रहना और अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे संकेत देना। मैं जितनी जल्दी हो सकूंगा तुम तक पहुंच जाऊंगा। एक संरक्षक के रूप में वह छात्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। वह लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्मायरा, तुम्हें अनय का पीछा करना चाहिए।
बयान पर्वत पर डीमन प्राणियों की संख्या काफ़ी अधिक है, मुझे उसकी चिंता है, आदर्श ने स्मायरा से कहा। ज़रूर, बयान पर्वत बेहद बड़ा है, मैं भी नहीं चाहती कि वो अकेले जाए। स्मायरा ने सिर हिलाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि सुझाव पर सहमत होने के बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने आदर्श की कमर पर चुटकी काटी और झल्लाकर कहा, क्या तुम भी मुझे एक छात्र की तरह आदेश दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, आप तो कैप्टन हैं। कैप्टन? आदर्श अजीब तरह से मुस्कुराया। यही सही है, मैं जाऊंगी। स्मायरा जल्दी से अनय के पीछे चली गई। हालांकि स्मायरा केवल अनय का दूर से ही पीछा कर रही थी। आखिरकार छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, यह देखने के लिए कि वे क्या ग्रेजुएट होने की योग्य हैं। संरक्षक और सहायक को केवल स्टूडेंट्स की सुरक्षा की गारंटी थी, छात्रों को खुद ही काम पूरा करना था। सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? प्यारी सी दिखने वाली लड़की आदर्श के पास खड़ी होगी और भोलेपन से पूछा। आदर्श ने अपने चारों ओर देखा। यह जंगल में एक विशेष स्थान पर बना एक आदर्श अपराध स्थल था। यहाँ पीड़ित को कोई मदद मिलने का मौका नहीं था। वह छात्राओं की ओर मुड़ा और बोला, चलो दूसरी झील में नहाते हैं, मैं गर्मी से मर रहा हूँ। लड़की तुरंत शर्मा गई। लड़की का नाम अदिति था। दूसरों ने उस जगह पर अपना दावा कर लिया था जिनकी जांच की जानी थी। उसके पास टीचर के साथ रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि टीचर ने कुछ ऐसा कहा था जो उसके आदर्श चरित्र के खिलाफ था। ओह, मेरा मतलब था कि मैं तैरने जा रहा हूँ, आपको बस दूसरों के लिए ज़मीन पर इंतज़ार करना होगा। आदर्श ने जल्दी से खुद को सही किया जब उसने देखा कि लड़की उसे एक अजीब नज़र से देख रही थी। आदर्श को एहसास हुआ कि झील को झील क्यों कहा जाता है। जब उसने इसकी सतह को नीले रेशम की तरह चिकना देखा तो यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। लेकिन दुर्भाग्य से झील सुरक्षित क्षेत्र से बाहर स्थित थी, अन्यथा बेहद से लोग देर रात को इस जगह पर गाड़ी चला कर आते। झील के नज़ारे का आनंद लेते हुए गाड़ियां हिल रही होंगी, कुछ ऐसा जो आजकल शहरों में रहने वाले लोगों को पसंद आ रहा था। ओह वाह, मैं टीचर हूँ। मेरे मन में ये बुरे विचार क्यों आते रहते हैं? आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या उन्हें अपनी धार्मिकता के भाव के साथ स्टूडेंट्स के लिए सद्गुण का आदर्श नहीं बनना चाहिए? सर, आपने क्या कहा? अदिति ने असमंजस में पूछा। कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर हम किसी तरह इस किन्ही झील से जियांग तक जलमार्ग बना सके तो क्या हम इसे मैजिक फॉर्मेशन के साथ ऊर्जा जनरेटर में नहीं बदल पाएंगे? यहाँ पानी गहरा है और ऊंचाई ज़्यादा है। दुर्भाग्य से यह जियांग की दिशा में नहीं बहता है। आदर्श ने खूबसूरत झील को देखते हुए कहा। सर, क्या आपको कुछ अजीब बात का एहसास नहीं हुआ? अदिति अचानक आदर्श के पीछे खड़ी होगी जैसे उसने अभी कुछ भयानक देखा हो। कुछ अजीब है? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस जगह पर पहाड़ है और झील है और आसपास डीमन जीवों का कोई निशान भी नहीं है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एकदम सही जगह है। अदिति, अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं ठीक से नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है। आदर्श झील से लगभग 500 मीटर दूर खड़ा था। एकदम शांत झील को देखते हुए उसे कुछ अजीब लगा। प्रतिबिंब सर, प्रतिबिंब, अदिति ने नरम आवाज में कहा। आदर्श चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी नज़र उठाई और एक नज़र देखने के बाद डर से कांप उठा। पानी इतना शांत था कि वह उसमें हल्की सी भी लहर नहीं देख सका, तथापि उसने उस पर कोई प्रतिबिंब भी नहीं देखा। नीली झील की सतह बेहद चिकनी थी, फिर भी वह उस सफेद बादलों के प्रतिबिंब नहीं देख सकता था, ना ही यह पास के पहाड़ों पेड़ों को प्रतिबिंबित कर रहा था। आदर्श को आखिरकार समझ में आ गया कि अदिति क्यों डर गई थी। कोई प्रतिबिंब कैसे नहीं हो सकता? क्या यह पानी नहीं है? आदर्श और करीब नहीं गया। झील का व्यास 3 किलोमीटर से ज़्यादा था। यह एक बेहद बड़ी जगह पर फैली हुई थी, पहाड़ों और पेड़ों से घिरी हुई थी, फिर भी इस पर एक भी प्रतिबिंब नहीं था। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। सर, क्या हम जा सकते हैं? अदिति घबरा रही थी। झील बेहद बड़ी थी, अगर उसमें पानी नहीं था तो फिर उसमें क्या भरा था? चलो बाकी लोगों को वापस बुलाते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आदर्श ने कहा। आदर्श और करीब नहीं गया। भगवान जानता था कि झील में भरी नीली चीज़ क्या थी।
अगर वो अकेला होता तो वो करीब से देखता, लेकिन जब स्टूडेंट जगह जगह बिखरे हुए थे तो वो कोई लापरवाही नहीं बरत सकता था। आदर्श ने जल्दी बाकी लोगों को वापस बुला लिया। स्मायरा और अन्य टीम के साथ फिर से जुड़ने वाले आखिरी लोग थे। जाहिर है कि वे रास्ते में किसी परेशानी में फंस गए थे। कुछ अजीब है? आदर्श ने पूछा। नहीं, पानी सामान्य है, यह जियांग की दिशा में भी बह रहा है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई रुकावट है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। आदर्श ने स्मायरा को देखा। वह थोड़ी झिझक के बाद बोली, कुछ खून तोड़ने वाले मच्छर डिमनों के अलावा सब कुछ सामान्य था। क्या तुमने ध्यान से देखा? आदर्श ने पूछा। नहीं, हमने मान लिया था कि वहाँ डिमन प्राणी होंगे जो उस सोर्स से पानी पी रहे होंगे, इसलिए हमने बेहद करीब जाने की हिम्मत नहीं की, अनय ने कहा। तो फिर क्या आपने सतह पर प्रतिबिंब देखा? आदर्श ने पूछा। प्रतिबिंब? आदर्श के अचानक पूछे गए सवाल से स्टूडेंट्स चौंके। उन्हें इसे ठीक से याद करने में परेशानी हो रही थी। आखिरकार शांत झीलों और तालाबों के अलावा जब पानी बह रहा हो तो किसी भी प्रतिबिंब को देखना मुश्किल होता है। मुझे विश्वास नहीं है। स्मायरा चौंकी क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। शायद पानी बह रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इसका कारण प्रतिबिंबों की कमी थी। मैंने जिस तालाब की सतह की जांच की थी उस पर एक भी प्रतिबिंब नहीं था, यह सिर्फ नीला था, स्मायरा ने आत्मविश्वास से कहा। आदर्श का दिल बैठ गया। पता चला कि समस्या सिर्फ कनी झील के पानी की नहीं थी। क्या पानी में कुछ गड़बड़ थी या सतह पर कुछ ऐसा था जो देख पाना काफी मुश्किल था? नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, रात में तितलियां। आदर्श का मानना था कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी। उसने जल्दी से डीन गिरीश को बताया कि उन्हें क्या मिला था। डीन गिरीश ने जल्द ही एक अन्य संरक्षक से संपर्क किया और उसे आदर्श के साथ मिलकर मामले की जांच करने के लिए कहा। रात हो चुकी थी और मेंटर आ नहीं पाए। आदर्श का मानना था कि उन्हें अगली सुबह तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि रात में देखना मुश्किल था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मेंटर बहुत अच्छे मूड में नहीं था। डरने की क्या बात है? एड्राइल, किसी भी डिमन प्राणी को आसानी से संभाल सकता हूँ जो सामने आ सकता है। चलो, यह सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है, एड्राइल ने कहा। एड्राइल अपने साथ 6 स्टूडेंट्स को लेकर आया था। यह स्पष्ट था कि स्टूडेंट आने के लिए बेहद इच्छुक नहीं थे। आखिरकार यह उस काम का हिस्सा नहीं था जो उन्हें सौंपा गया था। अगर यह इसलिए नहीं होता कि पानी का बहाव बंद हो गया था और उनके काम में बाधा आ रही थी तो वे यहाँ आने की जहमत भी नहीं उठाते। चीनी झील तक की यात्रा आश्चर्यजनक रूप से आसान थी। रास्ते में उन्हें किसी डिमन प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा। आदर्श ने जब कीनी झील पर पहुंचे तो झील की सतह को करीब से देखा। किसी कारणवश झील अब पहले जैसी नहीं लगती थी। झील की सतह शांत थी, हवा नहीं चल रही थी और सतह पर कोई चमकता हुआ प्रतिबिंब भी नहीं था। हालांकि जब आदर्श थोड़ा और करीब गया तो उसे झील से रात के आसमान में तारों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे झील की सतह रहस्यमयी रत्नों से सजी हुई हो, जिसके परिणाम स्वरूप एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दे रहा था। झील की सतह पर तारे चमक रहे थे, हवा बह रही थी जो प्रकृति की खुशबू लेकर आ रही थी। आरामदायक एहसास दिन के डरावने एहसास से बिल्कुल अलग था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतना कुछ तो है, परावर्तन नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, झील की सतह पर कुछ भी नहीं है, पानी भी बिल्कुल सामान्य है, एड्राइल ने गुस्से से कहा। हाँ, यह तो एक सामान्य झील है, यह हमारे टाइम की बर्बादी है। आखिर हम यहाँ किस लिए हैं? एड्राइल ने आदर्श को घूरते हुए कहा, तुम बेकार के कमीने हो, तुम इतना आसान काम भी नहीं संभाल सकते। सिर्फ इसी वजह से पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया गया। अगर तुम्हें झील के प्रतिबिंब से इतना डर लगता है तो मेरा सुझाव है कि तुम जल्द से जल्द काम छोड़ दो। मैं डीन गिरीश से कहूँगा कि वह इस काम के लिए किसी और को ढूंढ ले। आदर्श अवाक रह गया। पूरी बात समझ में नहीं आई। रात में झील सामान्य क्यों थी जबकि दिन में उसमें कुछ गड़बड़ थी? एड्राइल अपने छात्रों के साथ गुस्से में चला गया और आदर्श और उनके स्टूडेंट निराशा में एक दूसरे को देखते रहे। सर, वे बेहद ना समझ है। क्या उन्हें सचमुच लगता है कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि सुबह झील में कुछ अजीब था, अदिति ने गुस्से में कहा।
इसे भूल जाओ, मैं इस मामले को फिर से देखूंगा। चलो वापस चलते हैं और आराम करते हैं, हम कल फिर मिलेंगे, आदर्श ने कहा। जरूर। जब वे जियांग शहर में पहुंचे तो आदर्श को झील देखकर और भी अधिक परेशानी हुई। वह स्वयं को अनुभवी और जानकर मानता था, फिर भी आज जो कुछ हुआ उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। सबसे पहले आदर्श का मानना था कि सुबह के समय झील की सतह पर कुछ था, जिससे झील दूर से बिल्कुल स्थिर दिखती थी और वह केवल तभी दिखाई देती थी जब वह काफी करीब होता था। दुर्भाग्य से आदर्श ने सुबह ध्यान से नहीं देखा, अन्यथा उसे पता चल जाता कि वह चीज क्या थी। आदर्श किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। उन्होंने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया और खिड़की के पास ध्यान लगाने लगा। सुबह के समय आदर्श अभी भी अपने लाइटनिंग एलिमेंट की कल्टीवेशन कर रहा था। वो अपनी ताकत को और बेहतर बनाने के लिए अपने एडवांस लाइटिंग स्किल को सेकंड लेवल तक ले जाने की उम्मीद कर रहा था। ठक ठक ठक, कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा था। आदर्श ने तुरंत कल्टीवेशन करना बंद कर दिया। सर सर, इवान अनय गायब है, अदिति ने घबराती हुई आवाज में कहा। गायब? क्या वह सचमुच आधी रात को वेश्याओं की तलाश में निकला था? आदर्श ने भुएं सिकोड़ते हुए कहा। अदिति ने कहा, वह अपने इक्विपमेंट अपने साथ ले गया। वह बेवकूफ, क्या वो खुद ही सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा है? यह बेहद लापरवाही है। भले ही वो हाई रैंक के साथ ग्रेजुएट होने की कोशिश कर रहा हो, उसे एक बार में एक कदम उठाना चाहिए था। लानत है, मैं एक ठेठ पुराने ज़माने के टीचर की तरह क्यों बात कर रहा हूँ। चलो उसे ढूंढते हैं, उम्मीद करते हैं वो किसी तरह की परेशानी में नहीं होगा, आदर्श ने श्राप दिया। उन्हें एक टीचर के रूप में हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था, क्योंकि अभिमानी स्टूडेंट सोचते रहते थे कि वे अपने दम पर कुछ प्रभावशाली कर सकते हैं। उस सुबह किन्हीं झील पर आदर्श को भी अपनी रीढ़ की हड्डी में बेहद ठंडक महसूस हुई। झील पर जो भी चीज थी वह बेहद खतरनाक थी। अनय खुद को बड़ी मुश्किल में पाता था अगर वह मामले को अपने हाथों में लेने की कोशिश करता। वह कुछ समय पहले ही एडवांस लेवल पर पहुंचा था। रात बेहद शांत थी, किसी कीड़े की चीख तक नहीं सुनाई दी। काले आसमान में तारों से निकलने वाली रोशनी ही रोशनी का एकमात्र सोर्स थी। पूरी जगह मृत सी लग रही थी। मुझे इसके पीछे का कारण पता लगाना होगा। मुझे हाई रैंक के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए निराशा का कारण नहीं बनना चाहता। अनय गुस्से में खुद से बड़बड़ाया। उसने ऊंची घास को एक तरफ धकेल दिया और धीरे धीरे चीनी झील की ओर बढ़ गया। चीनी झील हमेशा की तरह शांत और सुंदर थी। पहाड़ों से घिरी झील गोमेद के एक विशाल टुकड़े की तरह लग रही थी। अनय को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ जब उसने झील पर नजरें गड़ाई। फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाई और झील के करीब चला गया। जब अनय किनारे पर पहुंचा तो उसने अपना सिर बाहर निकाला और पानी में देखा। उसे तुरंत कुछ रियलाइज हुआ। उसने थोड़ी देर और दूर देखा और हैरान रह गया जब उसे झील की सतह पर तारों का एक भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। पानी बिल्कुल शांत था, फिर भी उसमें रात के आसमान में चमकते सितारे नहीं दिख रहे थे। खूबसूरत झील अनय को ठंडक दे रही थी। झील की सतह पर कुछ नरम चीजें हिल रही थी। हवा में एक सुखद सुगंध फैल रही थी। अनय ने झील से आती हुई सघन आवाजें सुनी। उसने जल्द ही झील की सतह पर अनगिनत पतले पंखों को फड़फड़ाते हुए देखा। जब पंख एक साथ फड़फड़ा रहे थे तो वे झील की सतह पर लहरों की तरह लग रहे थे। वे सितारों की रोशनी में भी थोड़ी थोड़ी चमक रहे थे। इससे पहले कि अनय सदमे से उबर पाता, पंखों का एक बड़ा गुच्छा हवा में उड़ गया और आसमान को बादलों से भरे नीले घूंघट की तरह ढक लिया। वही नीला घूंघट पहले झील की सतह को ढक रहा था। अनय बिल्कुल शॉक था। वह अनगिनत पंखों, छोटे नाजुक जीवन रूपों को घूरता रहा जो एक घूंघट में मिल रहे थे, जो आकाश में जादुई रूप से चमक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनय के पीछे से अचानक एक कोमल आवाज आई। आवाज सुनकर अनय का आश्चर्यचकित हो गया। उसने जल्दी से पलट कर देखा कि उसके पीछे पुराने जमाने के कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। महिला थोड़ी आगे की ओर झुकी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे के पास और उसके बड़े स्तनों के सामने लटक रहे थे। महिला के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी चमकती आंखें अनय को उत्सुकता से देख रही थी और उसका चेहरा चंचल था। तुमने मुझे बेहद डरा दिया। मिस, तुम्हारी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बेहद खतरा है। अयान ने राहत भरी सांस ली जब उसने देखा कि यह एक महिला है। महिला ने कहा,
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पर्ल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ अपने ग्रेजुएशन मिशन के लिए आया हूँ। अनय ने ईमानदारी से कहा। तो फिर आप अकेले क्यों हैं? महिला पूछती रही। मैं कुछ योगदान देना चाहता था, अनय ने अजीब तरीके से कहा। क्या तुम्हें कुछ पता चला? महिला के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान लिए एक तरफ चली गई। क्या तुमने आसमान में उड़ती हुई चीजें देखी? वे तितलियां जैसी दिख रही थी, लेकिन मैंने पहली बार इतनी सारी तितलियां देखी। वे इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने झील की पूरी सतह को ढक लिया था। वैसे तुम मुझे मैजिशियन नहीं लग रही हो। अगर तुम मैजिशियन नहीं हो तो सुरक्षित क्षेत्र से बाहर आना बेहद खतरनाक है। क्या तुम खो गई हो? अनय ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। मैं कुछ जड़ी बूटियां चुन रही थी। क्या मैं वाकई सुरक्षित क्षेत्र से बाहर हूँ? महिला ने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया। हाँ, तुम भाग्यशाली हो कि तुम मुझसे टकरा गई, नहीं तो डीमन जीव तुम्हें अपनी गुफाओं में खींचकर खा जाते। आओ, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? अनय ने कहा। तो तुम एक शक्तिशाली मैजिशियन हो? महिला बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। मैं सच कहूँ तो मैं एक एडवांस मैजिशियन हूँ, अनय ने कहा। ओह, यह बेहद प्रभावशाली है। वास्तव में आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस क्षेत्र में पली बड़ी हूँ, इसलिए मैं यहाँ के पहाड़ों, जंगलों और झीलों से बेहद परिचित हूँ। मैं डीमन प्राणियों से बचना भी जानती हूँ, महिला ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊँगा। तुम कहाँ रहती हो? अनय ने कहा। आपका मिशन क्या है? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। वैसे मैंने पहले ही वे चीज़ें देखी है। मैं वापस जाकर अपने टीचर को इसके बारे में बताऊंगा और वह सरकार से सैनिकों को भेजने के लिए कहेंगे ताकि वे उनकी देखभाल कर सके। वैसे क्या तुमने भी वे चीज़ें देखी है? क्या तुम्हें लगता है कि वे तितलियाँ हैं? अनय ने कहा। महिला के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होगी। उसने अनय की ओर देखा और दूसरे लहजे में कहा, क्या तुमने कभी रात में तितलियाँ उड़ते हुए देखी है? तुम सही कह रही हो। रुको, उन चीज़ों के बारे में क्या जो तितली जैसी दिखती है और रात में दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? अनय ने कहा। पतंगे, महिला ने कहा। हाँ ठीक है, वह पतंगे ही होंगे। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं कर पाता कि यहाँ इतने सारे पतंगे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे किस तरह की आपदाएं पैदा कर सकते हैं, अनय ने कहा। अनय का मन पतंगों में उलझा हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि पतंगे टिड्डियों के समान होते हैं, जो एक तरह के विनाशकारी जीव होते हैं जो किसी भी जगह को बंजर बना सकते हैं। यह पतंगों के बड़े पैमाने का प्रजनन मौसम की वजह से था। उसने अपने देश के पश्चिम में विनाशकारी डीमन टिड्डों के बारे में सुना था। वह पूर्व में था, इसलिए आसपास बहुत अधिक टिड्डियाँ नहीं थी, हालांकि यहाँ बेहद अधिक पतंगे थे। अनय ने अचानक पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनी। उसके बाद तेज हवा का झोंका आया जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मिस, सावधान, हवा तेज हो गई है। अनय ने अचेतन रूप से अपने बगल में बैठी महिला की रक्षा करने की कोशिश की। हालांकि जब वह महिला के सामने कदम रखने वाला था तो उसने देखा कि वह अपने पैरों को मोड़े हुए और आंखें ठंडी किए हुए स्थिर खड़ी थी। उसकी पीठ पर एक जोड़ी विशाल मुलायम पंख भी थे। पंख स्पष्ट रूप से कोई मैजिक इक्विपमेंट नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे उसकी पीठ से निकले थे और हवा का तेज झोंका विशाल पंखों की फड़फड़ाहट से पैदा हुआ था। अनय तब अचंभित रह गया जब उसने देखा कि पतंगे बवंडर की तरह आसमान से नीचे आ रहे हैं और पतंगे के पंखों से महिला की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।